जापान का डीप सी रेयर अर्थ माइनिंग इनिशिएटिव। अब देखो इंडिया के लिए जापान इंपॉर्टेंट हो चुका है, बार बार स्टेटमेंट्स आती हैं, ये इंडिया और जापान अगर इकट्ठे ग्रो करने की ट्राई करें, एक दूसरे के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग या टेक्नोलॉजी शेयरिंग करें तो ग्रो कर सकते हैं विद रैपिड स्पीड। अब देखो हुआ क्या, जो जापान है इसकी भी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर थी। किस चीज के लिए? अपने मिनरल्स के लिए, कि मिनरल्स भी हमें आपसे खरीदने हैं, प्रोसेस करके मिनरल्स भी हमें आपसे ही खरीदने हैं। यहां से दो चीजें बोली मैंने कि मिनरल्स भी आपसे ही खरीदेंगे, प्रोसेसिंग भी आपसे ही करेंगे। प्रोसेसिंग तो 90% इस टाइम पे कहां चल रही है? चाइना में। वो डिपेंडेंसी तो अभी सारी कंट्रीज की कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर है। पर दूसरा जो पहला जो मैंने पॉइंट बोला वो था मिनरल्स को लेके, कि आपसे ही क्या परचेज करेंगे? मिनरल्स। अब ध्यान रखना, जापान ने डिसाइड करा कि मेरी जो ये 80% डिपेंडेंसी थी चाइना के ऊपर, मुझे रिड्यूस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चाइना अपने मिनरल्स को वेपन्स की तरह यूज करता है। वो देख लेता है अच्छा जापान ग्रो कर रहा है, नैनजिंग मैसेकर याद आ जाता है उसको, मैं नहीं ग्रो करने दूंगा कि इसने हमारे जो पूर्वज थे उनको मारा था। तो चाइना क्या करता है? मिनरल्स के ऊपर भी बैन लगा देता है कि जापान को कुछ नहीं बेचेंगे। सेम प्रोसेसिंग का भी काम हॉल्ट पे डाल देता है कि अभी और ऑर्डर्स आ रखे हैं, आपका बाद में देख लूंगा। तो उससे क्या होता है, जो जापान की मशीनरी चली होती है पूरी ठप हो जाती है। जापान ने डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे, ये जो 80% डिपेंडेंसी थी इसको लेके आएंगे 60% तक। थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा भी था कि जापान ने भी अपनी डिपेंडेंसी चाइना से रिड्यूस करी थी। अभी के टाइम पे आप 60% देखोगे, अब 60% से भी इसको और ज्यादा डाउन करना है कि एटलीस्ट हमारी जो मिनरल की डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव ले लिया है कि हम क्या करेंगे, जो डीप सी है समंदर के नीचे, जब आप 200 मीटर की डेप्थ पे जाते हो ना तो उसके बाद डीप सी कंसीडर कर देते हैं। 2000 मीटर पे जब आप पहुंचोगे तो आपको ठीक ठाक माउंटेन रेंजेस पानी के अंदर भी दिखना शुरू हो जाती हैं, जहां पे शिप्स वगैरह टकरा जाते हैं। तो उसके लिए जैसे इंडिया क्या बनाएगा, समुद्रयान, छोटा सा यान है जो बिल्कुल डीप 6000 मीटर्स तक जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 डिस्टेंस बोले, 1 इज 200 मीटर्स। जब 200 मीटर की बात हो रही है तो पानी के सरफेस से आप 200 मीटर की डेप्थ पे जब आओगे वहां पे आपको कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, जैसे डार्कनेस मिलेगी पूरे एरिया में, बीच बीच में थोड़ी बहुत माउंटेन्स आएंगी जो बहुत ही ज्यादा ऊपर तक आ गई थी। आफ्टर दैट, ये तो आगे जब आप डेप्थ में जा रहे हो, इसके भी बियॉन्ड आप जाओगे अप टू 2000 मीटर, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगी, माउंटेन रेंजेस। जैसे आपने मिड ओशनिक रीजेस पढ़े थे, आपने गाइड्स पढ़े थे, सी माउंट्स पढ़े थे, इन शॉर्ट पहाड़ियां मिलेंगी आपको पानी के अंदर। कौन से डिस्टेंस से शुरू हो जाती है? आफ्टर 2000 मीटर। इसके बिलो तो फिर आपको कहीं पे भी आपका जो शिप है वो टकरा सकता है, तो आपको छोटा वेसल लेके जाना पड़ता है कि टकराने के चांसेस कम हो जाएं। और जो उसके अंदर बैठे हुए हैं, क्या बोलते हैं जो वाटर में जाएंगे, एक्वानॉट्स। जैसे स्पेस में जाने वालों को बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, पानी में जाने वालों को एक्वानॉट, एक्वा वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसके भी बियॉन्ड जब आप जाओगे 6000 मीटर, मतलब आप बहुत बेस पे जा चुके हो, जो ओशनिक प्लेट्स हैं आपकी उसके बेस की तरफ को आप जाना शुरू कर रहे हो, वहां पे आपको मिलते हैं बहुत सारे मिनरल्स। कोबाल्ट के डिपॉजिट आपको भरपूर मिलेंगे, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलेंगे। पॉली मतलब मैनी, कोई चीज है जो बहुत सारी है, आगे लिखा है मेटालिक मतलब बड़े सारे मेटल्स, नोड्यूल्स नोड्स की जैसे ऐसे गांठे गांठे पड़ी होंगी बहुत सारी मिनरल्स की, तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स इनको बोल देते हैं। इसके बाद आपको नीचे जाके मिलेंगे हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अब देखो, हाइड्रो मतलब वाटर, थर्मल मतलब टेम्परेचर, और वेंट मतलब पाइप, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। जैसे फाउंटेन होता है ना पानी का, तो वैसे ही फाउंटेन आपको बिल्कुल पानी की जो ओशनिक प्लेट है उसकी सतह पे भी मिलते हैं। अब अर्थ का जो रॉक स्ट्रक्चर है वो गर्म होता जा रहा है और ऊपर पानी देखोगे वो ठंडा है, टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट जनरेट हो जाता है, यहां से छेद पड़ते हैं और ऊपर की तरफ ऐसे शार निकलते हैं। अब वो शार अकेले पानी के नहीं होते, अकेले आग के नहीं होते, उसमें मिनरल्स भी बड़े सारे आते हैं। तो अगर ब्लैक कलर के होंगे तो आपको अब मेटल्स होगी, जैसे सल्फर हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनके डिपॉजिट ज्यादा मिलेंगे। अगर ये हाइड्रोथर्मल वेंट व्हाइट कलर के दिखाई दिए तो मतलब कैल्शियम ज्यादा हो गया, वो सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे मिलने शुरू होते हैं। तो ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? जितने बेस में जाते जाओगे। अभी एक और पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको, इसको छोड़ दो अभी के लिए, दिस वन, ये देखो पानी का सरफेस 200 मीटर तक का है, यहाँ पे तो चली होती है ड्रिलिंग्स जो ऊपर ऊपर की माउंटेन्स होती हैं और उनको एक्सप्लॉइट भी कर दिया गया है। आप और ज्यादा डेप्थ में गए जैसे 2000 मीटर तक, ये यहाँ पे 1000 मान लो, ये ऊपर का तो 2000 है जिसके रिसोर्सेज करते करते हैं यूज। नीचे गए और ज्यादा नीचे गए, ये आ गया 6000 मीटर। अब देखो पहाड़ियां बढ़ती जा रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप बड़ा शिप लेके नहीं जा सकते, तो उसके लिए क्या बनाने पड़ते हैं, छोटे छोटे वेसल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल दिया, समुद्रयान 6000। समुद्रयान 6000 क्यों लिखा कि ये वेसल कहां तक जा सकता है, 6000 मीटर की डेप्थ तक जा सकता है। तो वैसे ही अब जापान की केस स्टडी कर लो, इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जापान ने बोल दिया है कि वर्ल्ड का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट हम करने जा रहे हैं कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट डीप सी में जाके प्रेजेंट है उनको हम ड्रिल आउट करेंगे, और कितनी डेप्थ तक,
6000 मीटर्स। उसके बियॉन्ड भी जा सकते हो आप, ट्रेंचेस आती हैं, पर निकलना कैसे है फिर, वो भी क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। चैलेंजेस डीप आपने सुना होगा, मरियाना ट्रेंच, और उसके अंदर भी जो डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज चैलेंजेस डीप। मिनरल वहां पे बहुत सारे होंगे, पर वो आउट ऑफ रेंज चली गई कैटेगरी, तो उसके अंदर तो नहीं देखेंगे, तो 6000 मीटर मैक्सिमम रहता है। यूजिंग डीप सी साइंटिफिक ड्रिलिंग वेसल, जिसका नाम है चिक्यू। चिक्यू ये वेसल का नाम है, जैसे हमारे इंडिया का समुद्रयान है, इनका चिक्यू है। और ये जो पूरी की पूरी मशीन है इसके साथ जुड़ी हुई है, ये वाला शिप आपको साइड में जो दिख रहा है, तो ये वेसल आ गया इनका, ड्रिलिंग वेसल, और इसी से फिर वो ड्रिलिंग शुरू करेंगे। तो चिक्यू, चिक्यू इसका नाम है। क्या चीज, मेन पर्पस क्या है इसका, तो चाइना के ऊपर जो हैवी डिपेंडेंस है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, उसे रिड्यूस करना। अब देखो मैंने वर्ड बोला रेयर अर्थ एलिमेंट, आप इंडिया में हो, आप जापान में हो, आप चाइना में हो, इनका नंबर सेम ही रहता है, कितना, 17। स्कैंडियम यट्रियम प्लस 15 लेंथेनाइड्स आ जाते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, एक तो स्कैंडियम यट्रियम लिखा होगा और प्लस लिख दिया जाएगा 15 लेंथेनाइड्स, या हो सकता है टोटल दिए होंगे आपको, तो ध्यान से पढ़ लेना है क्वेश्चन कि पूछा क्या है। हो सकता है ऐसे लिखा हो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर 15 लेंथेनाइड्स भी इंक्लूड होते हैं, मैंने भी बोला तो मतलब दो और की पॉसिबिलिटी है, तो वो ठीक हो जाएगी स्टेटमेंट, तो आपने थोड़ा ध्यान से करना है इसको। अब रेयर क्यों बोलते हैं, डिस्पाइट इसके ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी एक्सट्रैक्शन टफ होती है। एक्सट्रैक्शन के लिए आपको ठीक ठाक मशीनरी लगानी पड़ती है, प्रोसेसिंग यूनिट लगानी पड़ती है, तभी आप इनको निकाल पाते हो। जैसे एक एग्जांपल पॉपुलर वन, मोनाजाइट आप पढ़ चुके हो, वो इंडिया में भी था मोनाजाइट। मोनाजाइट के अंदर थोरियम भी है, सीरियम भी है, स्कैंडियम भी है, फॉस्फेट भी है, सिलिकेट्स भी है, पर ये एक ही कंपोनेंट है, एक ही कॉम्प्लेक्स है इतना सारा। तो इसमें से आपको अगर सीरियम चाहिए, स्कैंडियम चाहिए, तो प्रोसेस लगानी पड़ेगी कि सिर्फ मुझे इसमें से क्या निकालना है, सीरियम, मुझे इसमें से सिर्फ स्कैंडियम चाहिए, वो प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसी वजह से इनको क्या बोला, रेयर, रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर नहीं है, प्रेजेंट डिस्पाइट इसके काफी भी हो सकते हैं, बस एक्सट्रैक्शन टफ होती है, इस वजह से क्या बोल दिया गया, रेयर अर्थ एलिमेंट। प्रोसेसिंग सबके पास अवेलेबल नहीं है, चाइना 90% प्रोसेसिंग कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है। वो जो सॉल्ट एनालिसिस नहीं पढ़ते थे आप एक केमिस्ट्री में, सबसे बेकार होती थी, बीएससी में जाके समझ आई होगी कईयों को, तो मुझे आई थी, मतलब बाकियों का पता नहीं। 12th में तो टीचर से पूछ लियो कौन सा सॉल्ट है, मैकेनिज्म लिख देते हैं, तो ऐसे ऐसे होता था। वो सॉल्ट एनालिसिस उन्हीं की मॉडिफिकेशंस होती हैं जो यहाँ पे यूज होती हैं, कि किस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा केमिकल चाहिए, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कौन से टाइप की डिस्टिलेशन चाहिए, वो प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा टफ है, इस वजह से क्या बोला इसको, रेयर। तो अगर क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, कभी भी ऐसे मत लिखना कि रेयर अर्थ एलिमेंट का मतलब है ये काफी रेयर है, जैसे कोल्ड वॉर का मतलब है कि उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत डाउन था, है ना, तो वैसे नहीं लिखना है। रेयर का मतलब एक्सट्रैक्शनिस्ट, हार्ड टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी। और 90% जो रिफाइंड आउटपुट है, 2/3 ग्लोबली, वो कौन कंट्रोल कर रहा है इस टाइम पे, चाइना। तो चाइना को टैकल करने के लिए जापान ने इनिशिएटिव लिया। अब देखो ये जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट आप देखोगे, इस टेबल के ऊपर देख लो, स्कैंडियम यट्रियम और ये पूरी की पूरी लेंथेनाइट की सीरीज। अब जैसे मैंने बोला थोरियम, थोरियम रेयर अर्थ एलिमेंट तो है नहीं, पर इसमें से आप देखोगे स्कैंडियम ये रेयर अर्थ एलिमेंट में आ गया। वैसे मैंने बोला सीरियम, तो सीरियम भी रेयर अर्थ एलिमेंट आ गया, पर मोनाजाइट के अंदर तो सारी चीजें मिक्स थी, तो उसमें से मुझे अगर स्कैंडियम ही चाहिए तो स्कैंडियम के लिए अलग प्रोसेस लगेगी। कंपोनेंट एक ही है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ही है, पर उसमें से एक एक को निकालना है। देन सीरियम आ गया, सीरियम को निकालने के लिए अलग प्रोसेस लगेगी। तो ये आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। इनके नाम बस एक बार रीड कर लेना, जैसे एलेंथेनम है, सीरियम, रेसडाइमियम, देन नियोडाइमियम, देन प्रोमिथियम, सिमेरियम, यूरोपियम, येट्रिबियम, थूलियम, यूरोबियम, हॉल्मियम, डिस्प्रोसियम, थर्बियम और गैडोलिनियम। कोई आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, बस आइडिया होना चाहिए कि ये सारे किसमें आते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। कहाँ पे यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे, जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनेंगे, आपके परमानेंट मैग्नेट्स बनाने हैं, तो सभी चीजों के लिए आपको ये रेयर अर्थ एलिमेंट भी चाहिए। जितने इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल है उतने ही इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट भी है। रेयर अर्थ एलिमेंट का नंबर इज फिक्स 17, पर क्रिटिकल मिनरल हर कंट्री के लिए वेरी करते हैं। जैसे इंडिया के पास 30 की लिस्ट है, उसको अपडेट नहीं अभी करा गया है, तो 30 है वो टोटल। और वहीं पे जापान को देखोगे तो 31, उनके 31 क्रिटिकल मिनरल है, पर रेयर अर्थ एलिमेंट सारी कंट्रीज के लिए सेम रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। अब कहां पे ये डीप सी माइनिंग करी जाएगी, तो लोकेशन आ जाएगी मिनामी तोरिशिमा आइलैंड, ये बिल्कुल साइड में प्रेजेंट है, दिस वन, यहाँ पे छोटा सा, ये होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और ryushu वाला पार्ट, इसके थोड़ी सी दूरी पे आप जाओगे, यहाँ पे ये डीप सी माइनिंग चलेगी। मिनामी तोरिशिमा आइलैंड, दिस वन, मिनामी तोरिशिमा आइलैंड, और ये जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लाया करता है। पढ़ी थी ना हमने वाटर की जोन्स, 3 थी। जैसे जो सरफेस से शुरू होती है उसको क्या बोला था, टेरिटोरियल जोन, 12 नॉटिकल माइल, और उसके बाद अगर 24 नॉटिकल माइल पे जाओगे तो कॉन्टिग्यूअस जोन, उसके भी बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल पे जाओगे तो
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे जो आपका मिनामी तोरिशिमा आइलैंड है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर लाई कर रहा है जापान के। तो यहाँ पे ये डीप सी माइनिंग शुरू करने वाला है। अभी बोला है कि हमारी ये अटेम्प्ट रहेगी, एक्सपेरिमेंट रहेगा, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट तो निकाल लिए, उसके बाद प्रोसेस भी तो करने हैं, तो प्रोसेसिंग भी डिसाइड करेगी कि इसका फायदा हुआ या नहीं। हाँ, अब बस इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आ रही है आगे, उन्होंने बोला है कि एनवायरमेंट जो कंसर्न्स हैं वो यहाँ पे रेज कर सकते हैं। यहाँ पे यूएन क्लॉज तभी इंटरफेयर करेगा जब मरीन लाइफ बहुत ज्यादा डैमेज होगी, अदरवाइज ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, तो ये तो जुडिशरी में आएगा ना, उन्हीं की जुडिशियल पावर आएगी जिस कंट्री की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो यूएन क्लॉज हो गया, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी होगी, ये बस इतना बोल रहे हैं अभी के लिए कि इससे एनवायरमेंटल हैजर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं। अब ये जो बॉडीज बोल रही हैं बाकियों को भी तो अलाउ करा है, तो जापान को भी करी दी है, वैसा कुछ नहीं है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, हाई सी में होता तो फिर यूएन क्लॉज की परमिशन चाहिए होती अगर वो अलाउ करते तो मिनामी तोरिशिमा याद रखना ये लोकेशन, और 16 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ डिपॉजिट यहाँ पे है। तो मतलब मिनरल इतने ज्यादा अबंडेंट आपको इस एरिया में मिलेंगे कि इनकी डिमांड एटलीस्ट पूरी हो सकती है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पर अभी एक्सपेरिमेंटल है, ये चीज ध्यान में रखना। 730 ईयर्स से यहाँ पे डिस्प्रोसियम बैठा हुआ है। अब ये डिस्प्रोसियम जो है इसके यूजेस मैग्नेट बनाने में, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में, हाई टेम्परेचर की एप्लीकेशंस में यूज करा जाता है, जैसे आप सब्सटेंसेस बनाते हो जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाए, तो वहां पे डिस्प्रोसियम का यूज करा जाता है। सेम येट्रियम के रिजर्व पता नहीं कितने सालों से अनटच पड़े हुए हैं, जैसे कि येट्रियम का आ गया, एलईडीज आ गए, लेजर्स आ गए, सुपर कंडक्टर्स आ गए, मेडिकल यूज आ गए, तो जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इतने सारे ये एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट है। ये जो आपने मिनामी तोरिशिमा आइलैंड पढ़ा, तो 730 ईयर्स ऑफ डिस्प्रोसियम और 780 ईयर्स ऑफ येट्रियम, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। वो आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, इलेक्ट्रॉनिक बनाने हैं, विंड टर्बाइन बनाने हैं, डिफेंस सिस्टम बनाने हैं, हर फील्ड के अंदर ये यूज करे जाएंगे। तो ये बस ये हाईलाइट कर रहे हैं कि इतने टाइम से ये अनटच ही पड़े हुए हैं, तो अब तो यूज कर ही लेते हैं, सारे यूज कर रहे हैं, हम भी यूज करेंगे। आफ्टर दैट डीप माइनिंग क्यों बोला जाता है? तो डीप माइनिंग जब आप जैसे जैसे सी की डेप्थ की तरफ बढ़ते हो, वहां पे पहाड़ियां आनी शुरू होती हैं, और उन पहाड़ियों के अंदर टेम्परेचर क्या होता है? हाई। पानी का तो लो करेगा ना, यहाँ पे हाई होता जाएगा। जैसे बल्ब होता है, गरम गरम बल्ब के ऊपर कभी किसी ने पानी फेंका ना, फट जाता है एकदम से, तो वहां पे आप क्या देख रहे हो? सेम यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, इधर पानी का टेम्परेचर इज लो, तो मतलब यहाँ पे क्या बनेंगे? होल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर को आ जाता है। और आपको पता है कुकर प्रेशर होता है, कितनी सीटी मारता है? क्यों मारता है सीटी? क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो प्रेशर बाहर निकालना जरूरी है। सेम अर्थ के अंदर भी क्या हो रहा है? प्रेशर ज्यादा होता जा रहा है, तो उसको बाहर निकालना है। वहां पे बनते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। पानी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा था किसी चीज का, उस वजह से यहाँ पे पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना और उससे निकला फाउंटेन, और उनको बोल दिया हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रॉक का प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जो वेंटिलेशन और सेफ्टी है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। यहाँ से निकलेगा कहाँ? और भाई सरफेस पर तो नहीं आ पाएगा ना, नीचे बेस पे जाके। और 200 मीटर के बाद आपका डीप माइन शुरू हो जाता है, मतलब जब माइनिंग करते हो आप इन एरियाज पे, तो डीप माइनिंग उसे बोल दिया जाता है। 6000 तो मैक्सिमम आ गया, जहां तक आप जाओगे। ये याद रख लेना। ये देखो एबाइसल प्लेन का क्या मतलब होता है कि जब आप 6000 मीटर पे भी चले गए तो वो कॉन्टिनेंटल जो शीट है उसका जो प्लेन है वहां पे आप पहुंच चुके हो, मतलब सबसे लोएस्ट एरिया और प्लेन है वहां पे एरिया, तो उसको बोल दिया जाता है अबाइसल प्लेन्स। यहाँ पे मैंगनीज के नोड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, जितनी ज्यादा डेप्थ में जाओगे मैंगनीज के नोड्यूल्स अवेलेबल हो जाते हैं। ये देखो इस सी माउंट को लिखा हुआ है कि कोबाल्ट क्रस्ट है, ये तो काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट भी हो चुके हैं क्योंकि हाई विसिनिटी पे हैं, ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे डी वाटरिंग प्ल्यूम, ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स की बात करी है। डी वाटरिंग, पानी बाहर को निकाला जा रहा है, जिसके जरिए फिर मिनरल्स भी बाहर निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे देखोगे मिड ओशियनिक रीजेस, MOR, मोर भी जिसे बोलते हो आप ज्योग्राफी में, मिड ओशियनिक रीजेस, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, दो प्लेट्स जब दूर जा रही होती हैं तो जो मटेरियल अंदर से निकल के आता है वो एम शेप बना देता है, मिड ओशियनिक रीजेस। तो ये सारी प्रोसेस है जो करी जाती है ड्यूरिंग द डीप सी माइनिंग। लग गया ना इसका आइडिया सभी को? डीप सी माइनिंग देख लो, बिलो 200 मीटर आप डीप सी माइनिंग बोलना शुरू कर देते हो, काफी ज्यादा डेप्थ वहां पे बढ़ जाती है। और जो 2/3 वर्ल्ड का सी फ्लोर है वो सारा डीप माइनिंग को 200 मीटर से ही नीचे कंसीडर किया जाता है। और मिनरल ऐसे अवेलेबल हैं जो इंडस्ट्री के पर्पज से यूज होते हैं। 3 मेथड आते हैं इसमें। नंबर 1, एक टर्म मैंने शुरू में बोली, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। पॉली मतलब मैनी, मेटालिक मतलब मेटल्स। मेटल्स की बात कर रहे हैं जो एलिमेंट्स आपने पीछे देखे, और उनके भी क्या बने होंगे? नोड्यूल्स बने होंगे। अब देखो नोड्यूल बने हैं, एक गांठ सी बन रखी है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो उन्हीं को क्या बोला? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब निकालना पड़ेगा, हर एक नोड से आपको एक मेटल एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज टफ, इसी वजह से बोला रेयर अर्थ एलिमेंट। उसके बाद माइनिंग करनी पड़ेगी, जो सी फ्लोर के ऊपर सल्फाइड के डिपॉजिट्स हैं। दूसरा मेथड, जब सल्फर आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है तो ये वाला प्रोसेस आ गया। देन स्ट्रिपिंग कोबाल्ट क्रस्ट,
सी माउंट देखा ना, वहां पे लिखा था कि कोबाल्ट के काफी ज्यादा एबंडेंस आपको मिलेगी। तो 3-4 मेथड्स रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी टाइप की मेटल वहां पे प्रेजेंट है। ड्रिलिंग सेम ही तरीके से होगी, आपको बस अपना यान भेजना है, पाइप लगेगी वहां से। जितने भी हाइड्रोथर्मल वेंट है, अगर आपने इस पिक्चर को ध्यान से नोटिस करा, एक पाइप लगी है, और पाइप को एक और टर्म भी देते हैं प्ल्यूम। वॉल्केनो में भी पढ़ा होगा आपने, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, प्ल्यूम्स यहाँ पे फॉर्म होती हैं। तो इसी के जरिए जैसे ही यहाँ से हाइड्रोथर्मल वेंट निकलता है, ऊपर इसको एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, फिर आप प्रोसेस करते रहो। यहाँ पे थोड़ी जाओगे, इसके लिए पाइप फेंकना ज्यादा ईजी था। ओके, नेक्स्ट एनवायरमेंटल ग्रुप, जैसे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इन्होंने बोला है कि बायोडाइवर्सिटी का भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप माइनिंग करते हो, पानी का टेम्परेचर पहले लो था, फिर उसके बाद माइनिंग जब करोगे, मशीन जब वहां जाएंगी तो टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा, और जिसकी वजह से मरीन लाइफ काफी ज्यादा इंपैक्ट होती है। देन पोटेंशियल इफेक्ट जो ह्यूमन बींग्स के ऊपर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ माइनिंग, ये माइनिंग की वजह से बताए हुए हैं क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल, कोई इंसान है जो इस माइनिंग के एक्सपोजर में रहता है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो उसके फेफड़ों पे ही आती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑडिटरी डिस्ट्रेस। अब देखो, पानी के अंदर जब माइनिंग करेंगे, प्रेशर क्या करता है, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो बढ़ता है, अब जब ऊपर को आएगा प्रेशर लो करता है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहाँ पड़ता है, कान के ऊपर। जैसे कहीं स्विमिंग भी करते हैं तो आपने सुना होगा कि मेरी 2 बार सर्जरी हुई है, 3 बार सर्जरी हुई है, क्योंकि जब इतनी हाइट से जंप लगाएगा पानी के अंदर, पानी एकदम से, हाँ, पर्दे फटते हैं, मतलब मेन प्रॉब्लम वही आती है। तो जितने भी स्विमर्स होते हैं, आपने उनके कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा, तो ऑडिटरी डिस्ट्रेस भी आता है, क्योंकि प्रेशर में वेरिएशन आती है। और जब आप जंप लगाते हो पानी के अंदर, तो पहले ऐसे लगेगा कि दीवार के ऊपर ही गिर गए, तो पानी से भी चोट लगती है, प्रेशर बढ़ेगा नीचे को जैसे आप चलोगे। विजुअल कम्युनिकेशन ये भी रिड्यूस करेगी। बायंसी इशू, तैरने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है, उसके रिलेटेड इशू रहते हैं। टॉक्सिसिटी, माइनिंग है, हैवी मेटल्स भी निकल के आएंगी, टॉक्सिसिटी भी बनती है। पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब भी किसी एरिया के अंदर माइनिंग चलती है। आपने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, और वहां पे देखा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पर जब आपने पंचायत पढ़ा, तो झारखंड वर्स्ट वाली कैटेगरी के अंदर था। जब पैसा अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छी हो रही है, तो वो पंचायत वाली कैटेगरी में क्यों रिड्यूस कर गए, क्यों, क्योंकि कम्युनिटीज वहां पे सेफ नहीं फील कर रही, उनको वहां से भगा दिया जाता है कि आप माइग्रेट कर लो, कि आप यहाँ पे सेफ नहीं फील करोगे। अगर वो वहीं पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ उनकी बॉडी के ऊपर हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। ई माइग्रेशन मिलती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू करते हैं। मोर्टेलिटी, झारखंड की जादूगुड़ा माइंस की मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, रेडियो एक्टिविटी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मोर्टेलिटी के रेट्स ज्यादा बढ़ते हैं। और फिटनेस, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। आफ्टर दैट इकोसिस्टम, सबसे पहले तो फिशरी आ गई। फिशरी ऑलरेडी फिशिंग कर रहे थे, ट्रॉलर लगा रहे थे, बहुत सारी स्पीशी डैमेज कर रही थी। अब आपको डीप माइनिंग भी करनी है, तो उससे भी अगेन फिशरी इंपैक्ट होती है। सी फूड कंटामिनेशन, माइनिंग करोगे और भी मटेरियल निकलेगा, सी फूड जो लोग खाते हैं, तो वो जो कॉन्टामिनेंट्स होंगे सी फूड के जरिए भी ह्यूमन में जाएंगे। और कार्बन ट्रांसपोर्ट, ये प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी। और इवन जैसे कार्बन कैप्चरिंग आज के टाइम पे कर रहे हैं, अब इससे बोला जा रहा है, जैसे शार्क्स होती है ना, शार्क्स के आगे टीथ होता है जो रीग्रो कर जाता है, अगर टूट भी है दोबारा से रीग्रो कर जाता है, पर उसके लिए उसको चाहिए होता है कैल्शियम। अब आप कार्बन बार बार डिपॉजिट करे जा रहे हो, कैल्शियम नहीं डिपॉजिट कर रहे हो, तो बोल रहे हैं कि अब वो रिग्रोथ में भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं आज के टाइम पे शार्क्स। आफ्टर दैट बायोडाइवर्सिटी में फिर सारे आगे, फ्लोरा एंड फौना, एवरीथिंग। इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन भी लिख सकते हो कि जो चाइना है, ये कैसे अपने मिनरल्स को वेपन की तरह यूज करता है। 2-3 केस स्टडीज लिख देना, मिनरल्स को एज अ वेपन यूज करता है। 2-3 केस स्टडीज आ जाएंगी, एग्जाम्पल देने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे पहले डेटा बताओगे आप कि चाइना कितने मिनरल्स होल्ड करता है, कितनी प्रोसेसिंग करता है, कहाँ कहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाई रखी है। अफ्रीकन यूनियन की केस स्टडीज आपको करवाई थी। आफ्टर दैट ये डंप वगैरह भी करते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स बने इलेक्ट्रॉनिक, वो लिख सकते हो। मिनरल से रिलेटेड आपने वेपन रिप्रेजेंट करना है कि कैसे वेपन की तरह यूज करता है। जापान की केस स्टडी आप लिख सकते हो, यूएस की केस स्टडी आप लिख सकते हो। तो 2-3 केस स्टडी का आंसर